नमस्कार बच्चों। तो जो नोटिफिकेशन आया था सीयूईटी यूजी का, उसको तो हमने देखा, विचार किया, ये उसी का ही पार्ट है आगे का। बट हम जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन थी, पहले हमने उसको ग्रैप्स कर लिया, समझ लिया। अब हमें क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने से पहले हमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए हो सकते हैं, मोबाइल चाहिए हो सकता है, मोबाइल से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो उन सब के बारे में हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है इस फॉर्म को फिल करने से पहले। नहीं तो क्या होगा कि आप फॉर्म फिल करने के लिए साइबर कैफे में जाएंगे, या फिर आप लैपटॉप या सिस्टम को ओपन करके जैसे ही बैठेंगे आपको लगेगा अरे फोटो चाहिए, तो जाएंगे, फिर आप दौड़ के फोटो क्लिक करवाएंगे, फिर आएंगे, साइन चाहिए, फिर साइन करेंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से ही कैरी करके अपने साथ बैठें, ताकि आप जब फॉर्म को फिल करें तो आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले क्या चाहिए। देखो, आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी सबसे पहले, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो चाहिए आपको, या उसका जो इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट मिला हो वो चाहिए। क्लास 10th की जो मार्कशीट है ना, उसका आपके जीवन में सबसे बड़ा काम जो है वो क्या है कि वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है और आपके नाम का प्रूफ है। कहीं पर भी जब आपसे आपका नेम वेरीफाई किया जाएगा या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाएगी, तो वो क्लास 10th की मार्कशीट से ही मैच की जाती है हमेशा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास में आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, तो आप क्या क्लास 10th की मार्कशीट अपनी दिखा सकते हैं, वही वैलिड सबसे बड़ा प्रूफ है। ठीक है, फिर आपके फादर्स का मदर्स का नेम भी उसमें आपको मिल जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अब देखो ये क्या है, यूजुअली क्या होता है ना, जैसे हम कहीं बाहर रह रहे होते हैं बाई चांस, अगर हम किसी हॉस्टल में या किसी कहीं पर रेंट से रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं हम वहीं का एड्रेस फिल कर देते हैं। इसमें गलती क्या होती है हमसे, जब वो एड्रेस फिल कर देते हैं तो हमें समस्याओं का सामना ये करना पड़ता है कि आप रह रहे थे, तैयारी कर रहे थे, आप वापस से अपने घर चले गए, लेकिन जब आप घर चले गए तो कोई कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ होगा, तो वो आपके पास पहुँच नहीं पाएगा, फिर आप कॉल करेंगे, परेशान होंगे। तो इसलिए जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आप उसी एड्रेस को ही फिल करें। जब हम फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में तब ये इस बारे में भी और चर्चा कर लेंगे आपसे। फिर आपको एक पासवर्ड चुनना होगा, ये तो फिर पर्सनल डिटेल में और क्या चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब जेंडर तो पता ही है हम सबको, कैटेगरी देखो, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो सकते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हो सकते हैं, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ओबीसी से हो सकते हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी से हो सकते हैं। तो जिस किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, और फिर कुछ आपके मम्मी पापा की क्वालिफिकेशंस, तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो चाहते हैं आपसे कि आप वो उसे फिल करें। हाँ, अगर आप ट्विंस हैं फॉर एग्जांपल, है ना, अगर आप ट्विंस हैं तो दोनों लोग एक साथ अप्लाई कर रहे होंगे पढ़ाई करने के लिए, तो दोनों भाइयों के, जैसे आप में मेरा कोई ट्विन भाई है या बहन है जो भी है, तो उसकी भी डिटेल चाहिए मुझे उसकी भी, क्योंकि वो भी मुझे क्या करना होगा, फिल करना होगा, क्लास 10th की उनकी भी डिटेल चाहिए। ठीक है, अब डायबिटिक तो आप में से मुझे लगता है कि बहुत ही शायद ही है, क्योंकि आप सब अभी अंडर 18 है ना, तो कोई डायबिटिक तो नहीं होगा, बट कुछ एक्स सर्विसमैन या कुछ और अगर डायबिटिक है तो भी आपको फिल करना होगा। ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। वो क्या और क्या है कि अगर आप बीपीएल है, कि ब्लो पॉवर्टी लाइन है, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, और कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब अगर मैं देखूँ, फिर अगर आप डिफेंस पर्सन है, अगर आप एनसीसी कोटा से हैं या आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर आप एनसीसी की कैडेट हैं या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसका भी आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है इस वजह से। और लेवल ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट जैसे आपने अचीव किया हो, बट वही अचीवमेंट काउंट किया जाएगा जो क्या होगा, विजिबल होगा इनके पास में, है ना। ठीक है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके फादर या मदर में से कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड है ना, तो उनकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए। क्यों, जैसे बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि एम्प्लॉय कोटा होता है, ये सारी मतलब मोस्ट यूनिवर्सिटीज में ऐसा कोटा होता है। तो अगर आपके पापा या आपकी मम्मी अगर किसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी एम्प्लॉय आईडी अगर आप डालेंगे तो वेरीफाई होगी, तो आपको कुछ इसमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो आप को ये भी चाहिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। हाँ, आज जरूरी नहीं है कि वो अकेडमिक्स का ही काम कर रहे हो, अकेडमिक्स नॉन अकेडमिक्स मेरा मतलब ये शिक्षण का, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, जैसे क्लरिकल काम हो गया, एसओ हो गए, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं वो सारे, है ना। शिक्षण का काम क्या होता है, आप पापा आपके लेक्चरर हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जो भी हैं उनमें से कोई भी, तो अकेडमिक्स में हो या नॉन अकेडमिक्स में हो, आप ऐसा इसमें जो यूनिवर्सिटी लिस्टेड होगी वही। अब आप बोल रहे हैं कि मेरे पापा तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हैं, तो वो नहीं, है ना। ठीक है, फिर और क्या चाहिए,
हाँ, क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? जब तक आपके पास में क्लास 10 का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप ये डिटेल फिल ही नहीं कर पाएंगे ना। आपने कब पास किया, आपका स्कूल कहाँ पर था, स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, ये सारी जानकारी फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए? 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, कितने नंबर आए, और 12th का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो। अगर 12th का सर्टिफिकेट नहीं है बट कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके पास में होगी ना, आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको चाहिए। जैसे आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, सीजीपी अभी आपको नहीं मिला है, बट स्कूल में आप किस में पढ़ रहे हैं, शहर में है, गांव में है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्या करना होगा? फिल करना होगा। ठीक है। एग्जामिनेशन का सेंटर आप चूज कर सकते हैं, वो तो ऑप्शंस मिलेंगे। और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है, मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, है ना। जैसे आप बीएचयू में पढ़ना चाहते होंगे, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ना चाहते होंगे, आप जेएनयू में पढ़ना चाहते होंगे, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते होंगे, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते होंगे, तो आप वैसे आपको क्या करना होगा? अप्लाई वहाँ पर वो चूज़ करना होगा, प्रोग्राम चूज़ करना होगा। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बट डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी में होता भी हो वो करना। जैसे जेएनयू में क्या है ना कि बीएससी नहीं होता है आम लोगों के लिए, तो वैसे ही वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो कोर्स भी अवेलेबल होना चाहिए, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। फिर टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट्स और मीडियम, इसमें क्या है ना कि ये अभी हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कि आपको और क्या चाहिए वो देख लेते हैं। फिर आपको कुछ इमेजेस अपलोड करनी होंगी या फिर पीडीएफ अपलोड करनी होंगी। क्या क्या? आपकी एक फोटोग्राफ जिसमें आपने कोई मास्क वगैरह ना पहना हो, मैंने कहा ना क्लियर कट फोटो चाहिए आपको अपनी, और सिग्नेचर चाहिए आपको। फाइल का साइज क्या होना चाहिए? 10 KB से 200 KB के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए, और 4 KB से 30 KB के बीच में क्या होना चाहिए? आपके सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन ये किसमें चाहिए? फोटो वाले, यानी कि जेपीजी या फिर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। बीपीएल हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट हो गया, तो इंपॉर्टेंटली हमें क्या क्या चाहिए, हम क्या क्या समझ पाए हैं, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक हमें चाहिए मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। क्यों? क्योंकि आप जब मोबाइल नंबर उसमें फिल करने का ऑप्शन था, उससे कैसे फिल करेंगे अगर आपके पास मोबाइल नंबर आसपास नहीं होगा तो। ईमेल आईडी चाहिए। आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड क्यों चाहिए? क्योंकि जब अपना आधार कार्ड आप फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ना उसमें, और उससे लिंक मोबाइल नंबर। अगर आपके पास में आधार कार्ड है आपने आधार कार्ड नंबर एंटर किया, लेकिन आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है, अब आपकी मम्मी का, पापा का, जिस किसी का भी उस पर क्या जाएगा? ओटीपी जाएगा, तो वो फिल करने के लिए आपको वो मोबाइल भी आसपास चाहिए, है ना। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए या मार्कशीट चाहिए, ताकि आप वो डिटेल फिल कर सको। 12th का सर्टिफिकेट अगर है तो, यहाँ पे लगा ना इफ यस देन, अगर है तो ही चाहिए। कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, आप ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, किसी भी कैटेगरी से वो सर्टिफिकेट चाहिए। और अदर सर्टिफिकेट जैसे एनसीसी का, स्पोर्ट्स कोटा का, एक्स सर्विसमैन का। हाँ, इसमें आपको वो सर्टिफिकेट भी शामिल है, जैसे अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, अगर आप बीपीएल हैं, तो सारे सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। तो मेरा मानना है आप इन सब बातों को आप समझ पाए होंगे। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप जब फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि आप कैसे चूज करेंगे। आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को चूज करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, वो कैसे आप चूज करने वाले हैं। देखिए, समझ लेते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज मेरा मतलब क्या है कि आपके पास में, मैं 4 कैटेगरी मान लेता हूँ कि आप 12th में पढ़ रहे बच्चे हैं या 12th को पास आउट करने वाले बच्चे हैं, तो आपके पास में क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और क्या हो सकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये मेजर सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, है ना। आप और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, यानी कॉमर्स वाले बच्चे हो सकते हैं आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आप 12th में आर्ट्स वाले बच्चे हो सकते हैं। ये मेजर कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन और होते हैं, बट मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेजर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। अब अगर आपके पास में पीसीएम है तो आप क्या क्या करने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप एज अ डोमेन इनको लेते हैं तो। आप क्या करेंगे, अब आप कॉमर्स के डोमेन तो लेंगे नहीं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अचानक से कॉमर्स का डोमेन ले लें, आप अकाउंटेंसी का पेपर दे दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। थोड़ी समस्याएं आएंगी आपके सामने। तो आप क्या क्या करने के लिए यूजुअली एलिजिबल, क्या क्या करने के लिए हैं आप बीएससी करने के लिए एलिजिबल हैं, ऑनर्स और आप बीए करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सेम बीएससी आप ऑनर्स कर सकते हैं, इसमें भी बीएससी जनरल या फिर ऑनर्स। अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी में से भी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, राइट। सेम बीए कर सकते हैं।
अब आपके पास में अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप क्या हैं, बीकॉम करने के लिए एलिजिबल हैं, इसके साथ में भी आप बीए कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास में ये है तो आप तब भी आप बीए करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये सब मैंने क्या लिख दिया है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? इसका मेरा कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं आप उन्हें एज अ डोमेन चूज करने वाले हैं। डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट को काउंट करके। ठीक है, टोटल 16 सब्जेक्ट से इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। मेरे माने इस बात को आप समझ पाए होंगे। आप और क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे BLLB भी करना है, अगर बाई चांस मैं चाहता हूं कि मेरी बकेट में BLLB भी रहे, यहां पर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। BALLB, बस कुछ थोड़े से चेंजेस आपको करने होंगे। ये मैंने मेजर बड़ी बड़ी कोर्सेस लिए हैं ताकि आपको समझने में समस्या ना रहे। ज़्यादातर बच्चे जो है लेते हैं। अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप वो हमें मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको क्या करेंगे उसके बारे में भी आपको बता देंगे वीडियो बना के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये मैंने क्यों लिखा है पहले इस कैटेगरी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, है ना। ये क्या है, अब जैसे बीएससी करने के लिए क्या है कि डीयू में रिक्वायरमेंट क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट क्या है बीएससी करने के लिए, पहले की करके सबको समझ लेते हैं कि आपके पास में डोमेन होना चाहिए। जैसे जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स हैं, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेम। अगर आपके पास में बीएससी करने के लिए डीयू में यही सेम क्राइटेरिया है इन दोनों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको डोमेन में लेना होगा। और फिर क्या करना होगा, आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी, कम से कम एक लैंग्वेज की डीयू की डिमांड है। वही बीएचयू की डिमांड क्या है कि आपके पास केवल 3 डोमेन होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं अपने उसी सब्जेक्ट से संबंधित जो आपने 12th में पढ़ा है, तो आप उन 3 को जो डोमेन लेंगे तो आप सब्जेक्ट को चूज करने में आपको क्या होगा, बेनिफिट रहेगा, आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। मेरी बात को शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर अब आपको सपोज बीए करना है तो डीयू की रिक्वायरमेंट क्या है, डीयू ये कहता है कि सॉरी अपोलॉजीज, डीयू ये कहता है कि आपको क्या करना होगा, जो 12th का सब्जेक्ट है आपको वही लेना होगा, फिर लैंग्वेज लेनी होगी एक, है ना। बट बीएचयू की क्या रिक्वायरमेंट है, बीएचयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जेएनयू की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जेएनयू बीएससी तो कराता नहीं है बट कुछ लैंग्वेज की कोर्सेज कराता है। तो जेएनयू क्या कहता है कि आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लिया हो और आपने जनरल टेस्ट लिया हो। वही बीएचयू क्या कहता है कि आपने लैंग्वेज ली हो और आपने जनरल टेस्ट लिया हो, है ना। बट डीयू क्या कहता है कि आपने ये सब्जेक्ट्स लिए हो और आपने क्या लिया हो, लैंग्वेज ली हो। तो अगर आप पीसीएम लेते हैं, अगर आपके पास में पीसीएम है तो डोमेन में आपने क्या लिया, मैं यहां पर लिख रहा हूं डोमेन, ये अलग लाइन है तो डोमेन में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 12th वाले, आपने उनको चूज किया, ठीक है। प्लस आपने 2 लैंग्वेज ले ली। 2 लैंग्वेज मैंने क्यों बताया, एक आपने हिंदी या आपने एक इंग्लिश, या जो भी आपकी मातृभाषा है आपने एक उसको ले लिया और एक आपने इंग्लिश ले ली। ऐसा क्यों, अमूमन क्या होता है ना कि जो हमारी मदर टंग होती है उसमें हम थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ज़्यादातर लोगों का भी ऐसा ही मानना होता है, ठीक है। और आपने क्या किया, एक जनरल टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अभी टोटल कितने हो गए, ये टोटल 6 हो गए जनरल टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा डोमेन जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं आपके वो, प्लस 2 लैंग्वेज और एक आपने क्या लिया है, हाँ डोमेन के ये अलग अलग बातें हैं, है ना, ये प्लस का साइन है, ये अलग अलग चीजें तीनों। तो ये ले लिया। आप इसको लेने से क्या हुआ कि आप डीयू में भी एलिजिबल हो गए, बीएससी या बीए करने के लिए आप इसमें भी एलिजिबल हो गए। अगर आपके पास में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है तो आप बीएचयू में भी एलिजिबल हैं, आप डीयू में भी एलिजिबल हैं बीकॉम करने के लिए, आप सभी जगह एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास में क्या है, एक जनरल टेस्ट भी है और क्या है, एक लैंग्वेज भी है, तो आप बीए करने के लिए भी क्या है, एलिजिबल हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, कोई बहुत टफ टास्क, कोई टफ बातें तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। यानी कि जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में आपने 2 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को ले लिया, तो क्या हो गए कि आपके जो कोर्स में आप, जैसे अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आप बीकॉम करने के लिए एलिजिबल हैं लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल हैं। और बीए करने के लिए भी क्या है, आप एलिजिबल है। अब होता क्या है ना कि हम अपना स्कोप हमेशा खोल के रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर कोर्सेज में अप्लाई कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है अपनी ठीक है, आपको बीएचयू से पढ़ाई करनी है, आपको क्या मिल रहा है, बीकॉम शायद नहीं मिल रहा है,
फिर आपने सोचा चलो बीकॉम तो मैं करना चाहता ही हूँ, क्यों ना मैं बीए ही कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं जेएनयू से बीए कर लेता हूँ। बट जेएनयू से अगर आपको बीए करना है तो क्या करना होगा, लैंग्वेज कोर्स अगर आपको करनी है, मतलब बीए में लैंग्वेज कोर्स कराता है कि बस जेएनयू, तो उसमें क्या करना होगा आपको, एक इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है उसके साथ में, और एक जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो आपने दो लैंग्वेज तो ले ही रखी है ना, हिंदी और इंग्लिश ले रखी है, तो कोई कन्फ्यूजन आपको यहाँ तक नहीं रहा होगा। मेरा अनुमान है आप इस बात को समझ पाए होंगे। यहाँ पर तो क्या है, आप 12th के सब्जेक्ट्स हैं उसको ले लेंगे, जो भी आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं, और एक जनरल टेस्ट और दो लैंग्वेज, तो आप इसमें भी क्या है, एलिजिबल है। कोई कंफ्यूजन? अब ये बीएलएलबी क्या है, बीएलएलबी की रिक्वायरमेंट देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि दिख रहा होगा बीएलएलबी की रिक्वायरमेंट क्या है, लगभग सारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को अगर मैं मिला हूँ, कोलन के साथ कभी भी, कोलन के साथ कभी भी ये नहीं आता है ना। रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल टेस्ट, जीटी प्लस लीगल स्टडीज, प्लस लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज। डीयू में इंग्लिश कंपलसरी है। अब देखो अगर आप बीएलएलबी को भी टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बीएलएलबी को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने तीन जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े आप उन सब्जेक्ट को चूज करें, एक लैंग्वेज चूज करें, एक लैंग्वेज चूज करें। इससे क्या होगा कि अब थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, उसमें चूज क्या करना है आपको, इंग्लिश चूज करना है, क्योंकि टोटल आप कितना चूज कर सकते हो, 6 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एक लैंग्वेज यहां से कम कर दोगे तो एक जनरल टेस्ट रहेगा। लैंग्वेज कम क्यों करोगे, क्योंकि 12th सब्जेक्ट के साथ में आप वहां पर क्या चूज कर पाओगे, आप लीगल स्टडीज चूज कर पाओगे। क्यों, ये तो आपके 12th के सब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 पेपर, वो एक लीगल स्टडीज 4 पेपर हो गए, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, यानी कि टोटल क्या हो गया, 4, 5 और 6 हो गए। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आप एलएलबी को प्लान कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो आप इसको चूज करें, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो यही है ना। अगर आप एलएलबी को भी प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एक लैंग्वेज हटानी होगी और लैंग्वेज की जगह पे क्या लेना होगा, लीगल स्टडीज लेनी होगी आपको इन सबके साथ में। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आता का आपको, मेरा अनुमान है आप समझ पाए होंगे इन सारी बातों को। ठीक है, तो ये बाकी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और डोमेन या कुछ और सब्जेक्ट्स की आपको स्पेशली अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। क्यों, जैसे आप अगर आपको एलएलबी प्लान नहीं करना है तो आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर चलें, 12th के सब्जेक्ट्स प्लस 2 लैंग्वेज, हिंदी या जो अगर आपकी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है मदर टंग, प्लस एक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इस वजह से चाहिए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए करने के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, जेएनयू में इंग्लिश कंपलसरी है। तो अगर आप जो मैं बता रहा हूं अगर आप ऐसे चूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपको एलएलबी प्लान नहीं करना है तो आप यहां पर हिंदी और इंग्लिश, और अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो जरूरत नहीं हिंदी लेने की, कोई आवश्यकता नहीं है आपको फिर, है ना, क्योंकि बीएचयू में भी आप पीए करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी उतनी ज़्यादा अच्छी कंपैरेटिवली, बट मैं जेएनयू को भी प्लान कर रहा हूँ, तो फिर आप इसे चूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आप समझ पाए मेरी बात को? कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी कन्फ्यूज़न होना तो आप हमें तुरंत रीच आउट कीजिए, हम आपकी तुरंत हेल्प करेंगे। और अगर आपको एलएलबी करना हो तो क्या करना होगा, आपको यहाँ से एक लैंग्वेज हटानी होगी, और आप एक लैंग्वेज को हटा देंगे तब भी आप इन सभी जगह पे एलिजिबल तो रहेंगे। साथ में क्या होगा, एक लीगल स्टडीज आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आप टोटल 6 ही ले सकते हो, तो आप एलएलबी करने के लिए भी सब में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमने उन सारी बातों को समझा कि जो हमारे फॉर्म को भरने के लिए पहले आवश्यक है हमारे लिए, तो इसको हम समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हम फॉर्म को फिल करने जाए तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसके जस्ट बाद में हम आपको फॉर्म से संबंधित वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप फॉर्म को फिल करने में थोड़े असहज रहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या चाहिए। आपको मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और 10th की मार्कशीट, अगर 12th की मार्कशीट है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, उस कैटेगरी से। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट कोटा से रहे हैं तो स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट, एनसीसी से तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है तो कश्मीरी माइग्रेंट का भी सर्टिफिकेट, और बीपीएल से है तो बीपीएल का सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है।
इस बात को आप समझ पाए होंगे, एक आपको मोटा मोटा करके समझा दिया है। कोई स्पेसिफिक कोर्स और आपको रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है तो आप हमें बताइएगा, हम वो भी आपको बता देंगे।